सभी विद्यार्थियों का गर्ल्स एरियम मालपुरा की ऑनलाइन कक्षाओं में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हम हिंदी की ऑनलाइन कक्षा आज पढ़ रहे हैं, हमारा जो विषय चल रहा है कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी और कक्षा 10वीं के हिंदी के जो अनिवार्य विषय में जो व्याकरण के टॉपिक दिए गए उनके बारे में बताना। विद्यार्थियों, अलग से कक्षा 10 की कक्षाओं में विस्तार पूर्वक बता दिया जाएगा। सामान्यतः जानकारी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए सामान्य जानकारी होनी आवश्यक है। तो हमारा जो मूल विषय चल रहा था वो था क्रिया पद परिचय। ध्यान रखना, क्रिया पद परिचय के लिए विद्यार्थियों सबसे पहले हमें क्या करना है, क्रिया के प्रकार। चूंकि मैं पूर्व में आपको बता चुका हूं, आपको क्या जानकारी होनी चाहिए, क्रिया के प्रकार के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि क्रिया कौन सी है और क्रिया का कौन सा प्रकार है। उसके बाद आपकी जानकारी को क्या क्या जानकारी होनी चाहिए तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। लिंग कौन सा है इस विषय में भी जानकारी होनी चाहिए। तीसरा, वचन कौन सा है इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। चौथा, वाच्य कौन सा है ये भी होनी चाहिए। पांचवा, काल कौन सा है ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए। और छठा, क्रिया का अन्य शब्दों से संबंध, क्रिया का संबंध, ये विषय भी आपको जानकारी इस विषय की भी होनी चाहिए। अब मैं आपको सामान्यतः क्रिया के प्रकार पूर्व में बता चुका हूँ। लिंग आपको पता ही है, वचन आप जानते हैं, एक वाच्य विषय आता है उसके बारे में मैं आपको पद परिचय करवाने के बाद बता देता हूँ। तो देखिए, एक उदाहरण में लिखता हूँ। उदाहरण है, राम ने रावण को तीर से मारा। अब देखिएगा, मैंने इसमें कारक चिन्हों का भरपूर प्रयोग किया। या मैं यूं कहूं कि बाण से मारा या तीर से मारा। मैंने यहां कारक कर्ता कारक का प्रयोग किया, कर्म कारक का प्रयोग किया और साधन दिए कर्ण कारक का प्रयोग भी मैंने इसमें किया है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि पहला प्रश्न आपको आता है क्रिया पद परिचय में क्रिया कौन सी है, मारा, तो सबसे पहले आपको पूछेगा कि रेखांकित पद का पद परिचय दीजिए। तो मारा, सबसे पहले क्या आया, क्रिया के प्रकार। कौन सा प्रकार है, देखो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है क्या इसमें कर्म है, हाँ बेसिकली है। रावण यहाँ कर्म है, रावण को मारा, तो कर्म के आधार पर क्रिया क्या हो गई, सकर्मक क्रिया हो गई। कौन सी क्रिया हो गई, सकर्मक क्रिया हो गई। आगे देखो, सकर्मक क्रिया के बाद लिंग कौन सा है, मारा, पुल्लिंग, तो आप क्या लिखोगे, पुल्लिंग हो गया। उसके बाद देखिए वचन कौन सा है, एक वचन। कौन सा वचन है, एक वचन। आगे देखिए वाच्य कौन सा है, वाच्य है कर्ता की प्रधानता है, कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग ही है, इसलिए कौन सा वाच्य हुआ, वाच्य हो गया कर्तृवाच्य, हो गया कर्तृवाच्य। क्रिया कौन सी हो गई, मारा, तो वाच्य कौन सा हुआ, कर्तृवाच्य। आगे देखिए काल कौन सा है, भूतकाल, और राम कर्ता के द्वारा की जाने वाली क्रिया। यहां हमने प्रश्न किया, राम ने रावण को बाण से मारा, मारा शब्द को रेखांकित पद परिचय देना था। तो मारा में हमने क्या बताया, इस क्रिया को यदि इस वाक्य को पढ़ते हैं, इस क्रिया में देखते हैं तो ये कर्म है, इसलिए क्रिया कौन सी हो गई, सकर्मक क्रिया हो गई। पुल्लिंग हो गया, एक वचन हो गया, कर्तृवाच्य हो गया, भूतकाल हो गया। आगे एक वाक्य और लिखता हूं मैं, और देखिएगा, उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 में देखिए, सवेरे
उठना चाहिए। सवेरे में या सवेरे, इसको भी छोड़ दीजिए, आगे आता है पक्षी चहचहा रहे हैं। चहचहाना वाक्य क्या है? तो क्रिया कौन सी है? सकर्मक होगी क्या? नहीं, क्योंकि कर्म नहीं है, इसलिए क्रिया अकर्मक होगी। वही पक्षी चहचहा रहे हैं, पुल्लिंग, रहे हैं बहुवचन। वाच्य, वाच्य कौन सा होगा? कर्ता की प्रधानता है, कर्तृवाच्य होगा। भूतकाल नहीं, वर्तमान काल, रहे हैं वर्तमान काल होगा। हो गया? कर्मक क्रिया पुल्लिंग, बहुवचन, त्रिवाच्य और वर्तमान काल की क्रिया। हो गया? इस तरीके से आपके प्रश्न आएगा क्रियापद परिचय का। क्रियापद परिचय के इस प्रश्न को आपको सरल करना होगा। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 10वीं कक्षा के विद्यार्थी भी ध्यान देंगे और 12वीं कक्षा के विद्यार्थी भी ध्यान देंगे। एक छोटी सी चीज इसमें आई है, वो है वाच्य। वाच्य का मतलब क्या है? वाच्य क्या है ये देखिएगा। विषय है अपने पास, वाच्य क्या है? वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, या ध्यान रखिएगा। वाच्य का मतलब होता है बोलने का विषय। वाच्य का मतलब क्या? बोलने का विषय। बोलने का विषय का अभिप्राय, बोलने के विषय का मतलब क्रिया में, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि क्रिया जो है वो कर्ता, कर्म और भाव किसके आधार पे आई है। वाच्य का मतलब बोलने का विषय, और बोलने का विषय का मतलब जिस पद से क्रिया जो है, क्रिया के जिस पद से ये पता चलता है कि क्रिया जो है वो कर्ता, कर्म और भाव किसके अकॉर्डिंग आई है, वो वाच्य कहलाते हैं। या मैं यूं कहूं कि क्रिया का रूप परिवर्तन जिसके द्वारा होता है, क्रिया जिसके द्वारा चेंजेस होती है, वो वाच्य कहलाते हैं। देखिएगा कि वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। बहुत से विद्वान तो 2 ही प्रकार मानते हैं, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। अकर्तृवाच्य में 2 भेद देते हैं, भाववाच्य और कर्मवाच्य। वैसे मूलतः कर्तृवाच्य, वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। ये 3 प्रकार के भेद इसमें बताए गए हैं। याद रखना विद्यार्थियों, वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय। बोलने का विषय का मतलब कि क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि क्रिया कर्ता, कर्म और भाव किसके अनुसार आई है, वो वाच्य कहलाते हैं। अभिप्राय यह है कि जब क्रिया का पता जब ये लगे या क्रिया का रूप परिवर्तन हो, वो जिससे क्रिया का रूप परिवर्तन हो उसे वाच्य कहते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य क्या है? कर्तृवाच्य में क्या होता है? जिस वाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, जिस वाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, अर्थात जिस वाक्य में यूं कहें तो क्रिया का केंद्र, जिस वाक्य में क्रिया का केंद्र क्या हो? कर्ता हो, और कर्म क्या हो? गौण हो। कर्ता केंद्र हो और कर्म गौण हो, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। सामान्यतः अर्थ में यह है कि जिसके अनुसार क्रिया आए, यदि क्रिया कर्ता के अनुसार आती है तो कर्तृवाच्य, यदि कर्म की प्रधानता होगी या कर्म का केंद्र होगा और कर्ता गौण होगा तो कर्मवाच्य। देखिएगा, जैसे मैंने एक उदाहरण दिया, और उदाहरण में दिया सलमा दूध पीती है। एक वाक्य मैं आपके सामने लिख रहा हूं, सलमा दूध पीती है। मैंने यहां आप पे एक रेखांकित
लाइन की है। यदि इस रेखांकित लाइन में आप देखेंगे तो लिंग कौन सा है, तो आप कहेंगे स्त्रीलिंग है। क्यों स्त्रीलिंग है? क्योंकि आपका जो कर्ता है वो कर्ता क्या है, स्त्रीलिंग है। यदि मैं कर्ता को बदल देता हूं, कर्ता को बदल करके मैं लिखता हूं राजेश दूध पीती है, तो वाक्य क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि क्रिया कर्ता के अनुसार आएगी और फिर मैं लिखूंगा राजेश दूध पीता है। आ गए समझ में? इसका मतलब इस कर्ता के कारण क्रिया में परिवर्तन हुआ, क्रिया में चेंजेज हुआ। और याद रखिएगा विद्यार्थियों कि जिसमें कर्ता के लिंग वचन और पुरुष, जिसमें कर्ता के लिंग वचन पुरुष क्रिया भी के अनुसार ही क्रिया है, जिसमें कर्ता के लिंग वचन पुरुष के अनुसार ही क्रिया के लिंग वचन पुरुष आए, वो कर्तृवाच्य कहलाता है। उदाहरण मैं आपको दूंगा आगे वाला। इन सभी कर्ताओं के द्वारा काम किया जाता है। एक अगला वाक्य आता है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य का मतलब होता है कर्म की प्रधानता। जहां कर्म की प्रधानता होती है, अभिप्राय केंद्र क्या होता है, वाक्य का केंद्र कर्म होता है और कर्म के अनुसार ही कार्य हो, अर्थात क्रिया कर्म के अनुसार आए। या यूं कहूं कि कर्म के लिंग वचन के अनुसार ही क्रिया के लिंग वचन पुरुष हो, तो वहां कर्मवाच्य होता है। भाववाच्य भी होता है, जिसमें कोई क्षमता सामर्थ्य आदि को व्यक्त किया जाता है, वो भाववाच्य होता है। दोनों को में अंतर क्या है, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में अंतर क्या है? जैसे मैंने आपके सामने एक उदाहरण लिखा, राम दूध पीता है। यहां यदि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि राम पुल्लिंग है, दूध भी पुल्लिंग है और पीता भी पुल्लिंग है, हो गया। अब मैं यदि इनमें से या तो कर्ता राम को बदल करके स्त्रीलिंग कर्ता रखूं या इस कर्म को बदल करके स्त्रीलिंग कर्म रखूं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां चाय लिख देते हैं और चाय क्या हो गया, स्त्रीलिंग कर्म हो गया। ध्यान रखिएगा कि राम चाय पीता है, लेकिन क्रिया में बदलाव नहीं हुआ, इसका मतलब क्रिया पुल्लिंग ही रही। यदि चाय के अकॉर्डिंग क्रिया आती तो क्रिया क्या होती, पुल्लिंग न होकर के स्त्रीलिंग होती, क्योंकि चाय स्त्रीलिंग है। तो क्रिया किसके अकॉर्डिंग आई, राम के अकॉर्डिंग। राम क्या है, पुल्लिंग है। मैंने इस राम को भी बदल करके रमा कर दिया, रमा चाय पीता है, वाक्य गलत हो गया। मैंने कहा कि ये पीता है जो है वो पुल्लिंग है, तो क्यों ना पर चाय को दूध कर देते हैं, दूध पुल्लिंग है। देखो रमा दूध पीता है, वाक्य गलत हो गया। क्या होगा, दूध पीती है। इसका मतलब ये यदि कर्ता है और कर्ता जो है वो केंद्र है, वाक्य का केंद्र क्या है, कर्ता, कर्ता केंद्र है और कर्ता के अनुसार जब क्रिया आती है तो वो कहलाता है कर्तृवाच्य। क्या कहलाता है विद्यार्थियों, कर्तृवाच्य। क्या कहलाएगा, कर्तृवाच्य। क्यों कहलाएगा, क्योंकि कर्ता मुख्य केंद्र होता है, कर्म गुण होता है, कर्ता के अनुसार ही लिंग, कर्ता के लिंग वचन पुरुष के अनुसार ही क्रिया के लिंग वचन पुरुष का प्रभाव पड़ता है। अब मैं आपको बता देता हूं, इसी वाक्य में यदि मैं परिवर्तन करूं तो मैंने कहा राम ने दूध पिया। अब यहां राम जो है पुल्लिंग है, दूध भी पुल्लिंग है और पिया भी पुल्लिंग है। मैंने राम को बदल करके, राम पुल्लिंग को बदल करके रमा शब्द लिखा, रमा क्या हो गया, स्त्रीलिंग। वाक्य में कोई परिवर्तन हुआ क्या, रमा ने दूध पिया, इसका मतलब दूध भी पुल्लिंग, ये भी पुल्लिंग। क्रिया में यदि क्रिया पुल्लिंग है और कर्ता स्त्रीलिंग है तो इसका मतलब कर्ता का प्रभाव क्रिया पर नहीं पड़ रहा। किसका प्रभाव पड़ रहा है, दूध का पड़ रहा है। दूध पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग ही आई, तो मैंने इसको यथावत रखा।
मैंने इसको राम ही लिखा। और अब परिवर्तन की बारी किसकी थी? परिवर्तन की बारी थी कर्म की, और मैंने इस कर्म को ही बदल दिया और स्त्रीलिंग कर्म लिखा, राम ने चाय पिया। वाक्य शुद्ध। इसका मतलब मैंने कर्म बदला तो क्रिया भी बदल रही है, क्रिया का भी मुझे परिवर्तन करना आवश्यक है, और मैंने क्रिया का परिवर्तन किया, राम ने चाय पी। इसका मतलब जब क्रिया जब कर्म के अनुसार बदल जाए, जब वाक्य का मुख्य केंद्र कर्म हो और क्रिया कर्म के अनुसार हो, अर्थात कर्म के अनुसार ही, कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार ही क्रिया के लिंग वचन पुरुष होते हैं, तो उन्हें कर्मवाच्य कहते हैं। समझ में आ गया? और जहां आपको कर्तृवाच्य भी समझा दिया है, कर्मवाच्य भी समझा दिया, अगला आता है भाववाच्य। भाववाच्य का मतलब कर्ता की क्षमता और सामर्थ्य को जब बताया जाता है, उसकी ऐसा को बताया जाता है, तो वहां भाववाच्य आता है। जैसे रघु से चला नहीं जाता, नेगेटिविटी ज्यादा आती है, रघु से चला नहीं जाता, वो कर नहीं पाता, गर्मी में नहाया जाता है, सर्दी में नहाया नहीं जाता, ऐसे वाक्य जो है वो भाववाच्यों में आते हैं। आज आपका क्रियापद परिचय और 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए वाच्य शब्द जो है वो आज पूरा हुआ। मैं और इसको विस्तार से बता दूंगा। आगे जो है हम क्रिया विशेषण पद परिचय पढ़ेंगे। आप सभी विद्यार्थियों से एक निवेदन है कि यदि कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में डालिए और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि जो विद्यार्थी हैं वो इसको देख नहीं पा रहे हैं। धन्यवाद।